नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग जो है TGT साइंस के जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था और ये देखा था कि केमिकल बॉन्डिंग जब होती है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे, या रिएक्शन जो होता है एक दूसरे से बॉन्ड किस तरीके से बनती हैं उसमें देखा था। और ये केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार की होती थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। कौन कौन सी दो प्रकार की होती थी? दो प्रकार की होती थी, जिसमें हमने देखा था कि एक होता है एटॉमिक बॉन्डिंग और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर, जिसमें एटम्स बॉन्ड होता है वो एटॉमिक बॉन्डिंग, और जो मॉलिक्यूल्स में जिसके बॉन्डिंग होती है उसे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एटॉमिक बॉन्ड को पढ़ रहे थे और एटॉमिक बॉन्ड में जो है एटॉमिक बॉन्ड भी जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से? एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी, जिसमें पिछले लेक्चर में भी हम लोग इसमें भी जो है आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, ये मेटल्स और नॉन मेटल के बीच होती है। ठीक, ये चीज़ देखा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच ही होती है आयनिक बॉन्ड। प्लस इसमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से जो है एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑब्जर्व होंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा वो कैटायन बनाएगा, धनायन बनाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आयनायन यानी ऋणायन बनाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कुछ एनर्जी के टर्म्स आते हैं, कुछ जो है एनर्जी के टर्म्स आते हैं। आज हम लोगों को जो है उन एनर्जी टर्म्स के बारे में देखना है कि क्या होता है। ठीक, तो कुछ जो है एनर्जी के टर्म आते हैं, उनके बारे में आज हम लोगों को जो है देखना है। तो जो एनर्जी के टर्म्स जो आते हैं, तो पहला जो है मेटल, पहला जो टर्म आता है वो जैसे कोई मेटल है। ठीक, मेटल है, कोई मेटल है जो है मेटल, जैसे मान लेते हैं एम है, तो एम मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। मान लेते हैं कोई एम मेटल है, ये एम मेटल क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके एम प्लस आयन बनाया। ठीक, एम प्लस आयन बनाया। तो इसको रिलीज़ करने के लिए जो है, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए इसे कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? ये कुछ एनर्जी जो है ऑब्जर्व करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए क्या है कि ये कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो है कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? कुछ एनर्जी को जो है ये ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये जो है एनर्जी को कुछ ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा यानी लेगा, ग्रहण करेगा कुछ एनर्जी को, और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इस एनर्जी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनिक ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी यानी इसे हिंदी में कहेंगे आयनिक ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम आयनिक ऊर्जा के बारे में लिख लेते हैं। जैसे पहला जो है, अब इस हम जो है आयनिक ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि आयनिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक, आयनिक ऊर्जा पहला जो है, आप लोग हेडिंग बना के इसको भी नोट कर सकते हैं, या फिर हेडिंग बना के इसको लिखते चलिए, आयनिक ऊर्जा
या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हमको लिखना है। तो ये है कि ऊर्जा की वह मात्रा जो है जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी बाह्य कोश से, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे सोडियम, मान लेते हैं जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है 11, सोडियम 11 हो गया, तो 2,8,1। तो जो इसकी कक्षाएं बनेंगी क्या होगा, ये जो है सोडियम हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ठीक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरी कक्षा होगी तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। अब 8 जो बाह्य कोश होगा, ये बाह्य कोश हो गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो है बाह्य कोश हो गया, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस कोश को हम क्या कहते हैं, इस कोश को जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इसको हम संयोजी कोश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ही तो रिलीज़ कराना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने में जो है जितनी एनर्जी ऑब्जर्व होगी वही उसकी आयनिक ऊर्जा हो कहलाएगी। और इस कोश को हम क्या कहेंगे, संयोजी कोश कहेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं, आयनिक ऊर्जा क्या होता है, ठीक। आयनिक ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी बाह्य कोश से जो है बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। मतलब इसको बाहर निकाल, हमने क्या कहा कि ऑब्जर्व करेगा ना, जितनी ऊर्जा ऑब्जर्व करेगा, जितनी उसकी आवश्यकता होगी वही उसकी जो है आयनिक ऊर्जा कहलाएगी। तो इसके बारे में नोट कर लेते हैं कि ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी तत्व के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा, किसके लिए, निकालने के लिए आवश्यक होता है, निकालने के लिए आवश्यक होता है, वह उसकी आयनिक ऊर्जा कहलाती है। वह उस तत्व की, इस तरीके से लिख सकते हैं, वह उस तत्व की, ठीक, वह उस तत्व की आयनिक ऊर्जा कहलाती है। आयनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक। ये चीज़ हम लोग जो है इनके बारे में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा अभी उसके बारे में भी देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, और उसके बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो है क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखना हो कि Na है, Na से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा Na+
कैटायन बन जाएगा। और इस कैटायन को बनने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक, इतनी भी बात समझ में आई होगी उम्मीद है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं अगला टर्म क्या होगा एनर्जी का। ठीक, तो चलिए अगला जो टर्म है हमारा वो जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले जो है इसको अब कर लेते हैं। ठीक, क्या है अगला टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है, ये नॉन मेटल में होता है। किसमें, नॉन मेटल में। जब कोई नॉन मेटल किसी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करेगा तो उसका वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। मेटल में क्या था, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था तो एनर्जी क्या कर रहा था, ऑब्जर्व करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक, ये जो है इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो कुछ एनर्जी जो है रिलीज़ करेगा और वही एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जैसे कोई नॉन मेटल मान लेते हैं, कोई नॉन मेटल ले लेते हैं। ठीक, नॉन मेटल मान लेते हैं, कोई नॉन मेटल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स हमने ले लिया। क्या ले लिया, एक्स। एक्स जब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये एक्स जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस। ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस। और कुछ क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा और यही एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी, यही एनर्जी जो है इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, ठीक है, यही एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ठीक, इसको जो है नोट कर लेते हैं कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के बाह्य कोश में स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। क्या, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी तत्व के जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व में जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के बाह्यतम कोश में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, बाह्यतम कोश में स्थापित करने
के लिए आवश्यक हो उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या होगा, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, और वही एनर्जी क्या कहलाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है और यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक, जैसे क्लोरीन है और यह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, Cl माइनस होगा प्लस कुछ एनर्जी जो है रिलीज होगी। क्या एनर्जी जो है रिलीज करेगा। ठीक, और ये एनर्जी रिलीज करेगा और यही इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें सारी जो एनर्जी टर्म्स हैं ये समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सारी टर्म्स हैं एनर्जी की ये समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद हमको जो देखना है वो एनर्जी के टर्म्स में जो लास्ट बचा है, लैटिस एनर्जी क्या होता है या लैटिस ऊर्जा क्या होता है। तो ये जो है, ये जब कैटायन और जो है आयनायन मिलते हैं तो इससे क्या होगा, जब मेटल और नॉन मेटल मतलब दोनों जब मिलते हैं तो इससे एक जो है एलिमेंट, एक यौगिक का कंपाउंड का जो है निर्माण होता है, और वो कंपाउंड का निर्माण फॉर्मेशन में कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम जो है लैटिस ऊर्जा या लैटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि जब कोई भी जो है मेटल आयन और नॉन मेटल, ठीक, मेटल किस फॉर्म में है, मेटल जो है ये गैसियस फॉर्म में है, प्लस नॉन मेटल भी जो है, नॉन मेटल ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेटल कैटायन, ये किस फॉर्म में, गैसियस, प्लस नॉन मेटल आयन, और ये भी किस फॉर्म में होगा, जो है गैसियस फॉर्म में होगा। और ये दोनों जब मिलेंगे, क्या बनेगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा जो है, अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि जो मेटल है वो M है और जो नॉन मेटल है वो X है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक, ये क्या होगा, ये हो जाएगा M प्लस X माइनस, ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब ये दो जब मिलेंगे तो एक जो है एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, और वो कंपाउंड MX हो जाएगा, और वो कंपाउंड MX होगा और किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होगा। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होगा। और ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ये भी क्या है, अनस्टेबल है।
ये भी जो है अनस्टेबल है। जबकि ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है वो सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है स्टेबल होंगी। तो ये क्या होगा, स्टेबल है, स्टेबल। ठीक। और ये कुछ एनर्जी को जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी जो है रिलीज करेगा। और यही जो एनर्जी रिलीज करेगा, यही एनर्जी क्या कहलाती है, यही एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। ठीक, यही एनर्जी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को लैटिस एनर्जी के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या कि जब गैसीय कैटायन और गैसीय आयनायन मिल करके एक सॉलिड, एक मोल सॉलिड जो है यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है, उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, वही जो है उस कंपाउंड का या उस यौगिक की लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो इसको जो है शब्दों में नोट कर लीजिए कि जब गैसीय कैटायन तथा गैसीय आयनायन जो है, जब गैसीय कैटायन, गैसीय कैटायन, कैटायन, कैटायन मतलब प्लस, तथा गैसीय आयनायन मतलब निगेटिव। जब गैसीय कैटायन तथा गैसीय आयनायन एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण से जो है, जब गैसीय कैटायन तथा गैसीय आयनायन से एक मोल आयनिक यौगिक का, किसका, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है इसके दौरान जो है, हमने क्या बताया, कुछ ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही उसकी, तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, वही उस यौगिक की लैटिस एनर्जी कहलाती है, वही उस यौगिक की लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक, वही उस यौगिक, वही उस यौगिक की लैटिस एनर्जी कहलाती है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे क्या, जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये सोडियम प्लस क्लोरीन, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो है ये किस फॉर्म में है, गैसियस, ये किस फॉर्म में, गैसियस। ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा, Na प्लस गैसियस स्टेट में, प्लस जो है Cl माइनस गैसियस स्टेट में। ठीक, Na प्लस प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट में। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। और ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक, ये किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। आप लोगों को पता है, आप लोग सभी लोग जो है इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक, ये साधारण नमक जो है उसी का फार्मूला होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। और ये क्या करेगा, उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक। क्या होगा, एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज़ होगी, और यही एनर्जी क्या कहलाएगी, यही एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी कहलाती है। किसकी लैटिस एनर्जी होगी, NaCl की, यही एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। यही एनर्जी लैटिस एनर्जी होगी इसकी, ठीक। उम्मीद है ऊर्जा के जितने भी टर्म्स थे आयनिक एनर्जी में, आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में इसके बाद कि आयनिक बॉन्ड के जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो है कि हमको क्या पढ़ना था, हमको पढ़ना था प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ से पहले हम जान लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है, विच इज़ मोर आयनिक। जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि आप इसे जो है क्रम से सजाइए, या इन तत्वों में कौन सा सबसे ज़्यादा आयनिक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक। विच इज़ मोर आयनिक, एक क्वेश्चन मार्क की तरह एक हेडिंग बना लीजिए, विच इज़ मोर आयनिक, कौन सबसे अधिक जो है आयनिक है, या फिर कौन सबसे कम आयनिक है, इस तरीके से पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है। या फिर क्रम से सजाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हम जान लेते हैं कि जिसकी जो है मेटेलिक करैक्टर जितनी ज़्यादा होगी, क्या मेटेलिक करैक्टर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही आयनिक होगा। तो मोर मेटेलिक करैक्टर, क्या मेटेलिक करैक्टर जो है हाई होगा। अगर मेटल में है, ये बनता कैसे है, ये सिर्फ मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ बनता है, ठीक। मेटल तथा नॉन मेटल के साथ ही बनता है ये, ठीक है, मेटल तथा नॉन मेटल के साथ। अब मोर मेटेलिक करैक्टर जिसका होगा, मोर मेटेलिक करैक्टर होगा तो मोर आयनिक होगा। क्या, मोर मेटेलिक करैक्टर, मोर मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर मोर मेटेलिक कैरेक्टर कैरेक्टर मोर आयनिक, क्या, मोर आयनिक, ठीक। जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो आयनिक होगा। या फिर मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जितना ज़्यादा जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो आयनिक होगा। क्या, मोर नॉन मेटेलिक, मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, नो मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मोर आयनिक, मोर आयनिक, मतलब जितना ही ज़्यादा जो है मेटेलिक कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो आयनिक होगा। जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो आयनिक होगा, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मेटेलिक है और कौन सा तत्व नॉन मेटेलिक है, ठीक। तो जब ग्रुप में ऊपर से जो है नीचे की तरफ हम आते हैं, ग्रुप में जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो जिस तरीके से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जब ग्रुप में आते हैं, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है।
जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तथा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब पढ़ेंगे तो हम जो है कौन सा मोर आयनिक है और कौन सा कम आयनिक है इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछा जाता है कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक, लिथियम क्लोराइड, NaCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक, RbCl में कौन सर्वाधिक मेटल आयनिक है, में कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है, सबसे ज़्यादा आयनिक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे, TGT में भी, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह पूछा जा सकता है, इसमें हमने सबसे ज़्यादा बता दिया, सबसे कम आयनिक कौन है, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताइए ग्रुप में सबसे ऊपर कौन है? ग्रुप में अगर उस ग्रुप की बात की जाए तो ये किस ग्रुप का जो है एलिमेंट है? ये सारे किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जब ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, उसको भी हम याद करने का एक ट्रिक बताएंगे। तो सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। इसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर लिथियम है। तो सबसे कम आयनिक कौन होगा? सबसे कम आयनिक जो है वो LiCl होगा। और सबसे ज़्यादा, या इसमें से सबसे नीचे कौन है? रूबिडियम। इसमें से सबसे नीचे कौन है? रूबिडियम। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा होगा? रूबिडियम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा क्या? RbCl। RbCl, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RbCl। ठीक, समझ में आ रहा? यहाँ पे क्या है देखिए, जो नॉन मेटालिक है यानी Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है। ठीक, क्या है? Cl सारी जगहों पे है। तो अब हमें मेटालिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका भी वही सेम हो गया, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेम है। तो इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो चेंज होगा नहीं। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जब चेंज नहीं होगा तो मेटालिक कैरेक्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे Li है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे रूबिडियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसकी होगी? रूबिडियम की होगी। तो सबसे ज़्यादा रूबिडियम की मेटालिक कैरेक्टर है। तो हमने क्या कहा? मोर मेटालिक कैरेक्टर, मोर आयनिक, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका मेटालिक कैरेक्टर होगा वही सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है? रूबिडियम का है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड इसमें से कौन होगा? सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होगा RbCl। ठीक, कौन सा होगा? RbCl होगा। उम्मीद है इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, पीरियाडिक टेबल आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। पीरियाडिक टेबल में जैसे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं क्या करते हैं? ग्रुप में, जैसे ये मान लीजिए ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, फ्रेंजियम। ठीक, ये है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से यहाँ इधर की तरफ आएंगे, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इसी का उल्टा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सब चीज़ें जो है पीरियोडिक टेबल जब बताया जाएगा तब आप लोगों को बताई जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि NaF, NaCl, NaVr और NaI। ठीक, क्वेश्चन है इसमें जो है मेटल वाले पोर्शन को सेम कर दिया गया है। मेटल वाले पोर्शन को जो है सेम कर दिया गया है कि NaF, NaF, NaCl, NaCl, NaVr और NaI। ठीक, NaI में जो है सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है, में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है। ठीक, सेम वही में कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है। अब आपको बताइए, यहाँ पे Na है, यहाँ भी Na है, यहाँ भी Na है और यहाँ भी Na है। सारी जगह सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी, यहाँ भी सोडियम। ठीक, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो सेम हो गया। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है। तो क्या हमने बताया कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, क्या, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जबकि इसी का उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। यानी जो सबसे ऊपर होगा उसका मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा कंपाउंड आयनिक होगा। अब इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर कौन सा है, आयोडीन है। तो ये सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर जो है कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे ऊपर कौन सा है, फ्लोरीन है। तो इसका नॉन मेटेलिक सबसे ज़्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका होगा, तो सबसे आयनिक कौन सा होगा, जो है NaF होगा। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद Cl आता है। ठीक, तो उसके बाद जब Cl आता है तो उससे कम जो है Cl का हो जाएगा। उसके बाद Br आता है तो क्या हो जाएगा, NaBr। उसके बाद जो है I सबसे नीचे होता है तो NaI हो जाएगा। इस तरीके से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं, और क्वेश्चंस भी हमारे एग्ज़ाम में जो है, माफ़ कीजिएगा, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा आयनिक है, या कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा आयनिक नहीं है, या कौन सा कंपाउंड, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा जो है सहसंयोजी है, या कौन सा कंपाउंड सहसंयोजी नहीं है। ठीक, कम सहसंयोजी है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तब तक आप सभी लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए, जो है उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़, मतलब गुण, क्वालिटीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो क्वालिटी है इसका जो है स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। पहला पॉइंट भौतिक अवस्था। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे या वो क्या होगा, किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था।
ठीक, पहला पॉइंट ठोस अवस्था में हो। दूसरा जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये मोर हाई होगा, ये ज़्यादा होगा, मोर हाई होगा, ज़्यादा होगा, मोर हाई, उच्च होगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब इसमें जुड़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में जुड़ते हैं और फिर उनको अलग करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। ठीक, जिसमें ये मेल्ट। तीसरी चीज़, तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टर क्या होगा, चालकता इनकी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या चालकता क्या होगा, वेरी लो इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो काफ़ी कम होगा। ठीक, वेरी लो इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होगी। फिर जो है चौथा पॉइंट कि यह आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। यह जो है क्या, आइसोमेरिज्म, ये चीज़ बाद में हम बताएंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। बस इतना जान लीजिए, आइसोमेरिज्म ये होता है ऐसे एलिमेंटों के हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो सेम नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर का फार्मूला जो है वो सेम नहीं होता। तो ये आइसोमेरिज्म जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते। ठीक, पांचवा पॉइंट, रिएक्शन क्या होगा इनका। रिएक्शन जो है, अभिक्रिया ये कैसे करते हैं, तो ये आयनिक रिएक्शन करते हैं। क्या, आयनिक रिएक्शन करते हैं, आयनिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन करते हैं, आयनिक रिएक्शन करते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि NaCl प्लस AgCl प्लस AgNO3, सॉरी AgNO3, ये क्या हो जाएगा, ये अगर देखें तो क्या है, Na प्लस है प्लस Cl माइनस प्लस ये क्या है, Cl माइनस है। ठीक, ये जो है माफ़ कीजिएगा, ये क्या है, Na प्लस और ये है Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। ये क्या करेगा, ये जो है NO3 जो है इस वाले प्लस से, इससे जो है रिएक्शन करेगा और ये जो है Cl इससे रिएक्शन कर लेगा Ag प्लस से। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl, ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3 और ये रिएक्शन जो होगा ये क्या कहलाएगा, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। ठीक, ये क्या होगा, आयनिक रिएक्शन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या इसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है इसके ब्रीफ तरीके से हम बताते हैं। इसमें क्या था, आयनिक बॉन्ड में क्या था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या था, यह इलेक्ट्रॉन को पूरा या तो डोनेट कर देगा या तो
एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड में, और ये मेटल तथा नॉन मेटल के बीच भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता नहीं है, ना कोई किसी से लेता। इसमें क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। जैसे मान लें कि अगर कोई कहे कि हमको मान लेते हैं कि टीजीटी में सिलेक्शन लाने के लिए, या अब 11वीं से 12वीं क्लास में जाने के लिए 8 नंबर या 8 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत है। तो अब किसी ने जो है कुछ कम किया, किसी ने कुछ कम किया, तो दोनों लोग क्या करें, एक दूसरे से शेयर कर लें। क्या कर लें, शेयर कर लें, पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है। चलो हम शेयरिंग में चले जाते हैं। जैसे 2 लोग हैं, रूम कोई अकेले लेके रह रहा है, कोई अकेले रह के, तो या तो उसको निकाल दें या तो उसको रख लें। तो इसमें क्या करें, 2 लोग रूम में शेयर कर लें कि चलो ठीक है, हम दोनों लोग एक साथ रहते हैं और खर्चे को जो है ना तुम दो हमें ना हम दें तुम्हें, जो है आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरीके से दे दिए जाएंगे या तो पूरी तरीके से ले लिए जाते हैं, ठीक। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और जो है अगली कक्षा में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।